वेरी गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और आज हम देखेंगे पहला हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 1, निराली पब्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। थियोरेटिकल ऑलरेडी मैंने सिखाया है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या है प्रैक्टिकल, कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ के लेते हैं। बैड लक लिमिटेड बीकानेर वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एज ऑन 31 मार्च 2020। तो देखो उनकी बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2020 है। अकाउंट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो उन्होंने एंड ऑफ द ईयर क्या किया है, लिक्विडेट किया है। द बैलेंस शीट एज ऑन फॉलो। सो देखो ये असेट है एंड ये लायबिलिटी है। तो बैड लक लिमिटेड ने डिसाइड किया कि यार हम ये असेट सब बेच देते हैं और ये जो लायबिलिटी है हम पे कर देते हैं, ठीक है। सो दिस आर द लायबिलिटी। क्या क्या है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बट इन्हें तो हम बाद में देखेंगे। सब उसके पहले हमें सिक्योर्ड लोन करना है, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनको पे करना है। इनका पेमेंट होने के बाद हमें टर्न होना है प्रेफरेंस शेयर के पास, और अगर पैसे बचे तो हमें देना इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। द असेट रियलाइज एज फॉलो। देखो हमने असेट तो सोल्ड किया है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रियलाइज बाय द बैंक 30,000। अब ये याद रखो, यहाँ पे बैंक का क्या काम है, बैंक ने क्यों सोल्ड किया रॉ मटेरियल। तो ध्यान से देखो, हमने जो लोन लिया था वो कोई एक सिक्योरिटी पे लिया था, तो हमने उसकी जगह सिक्योरिटी क्या दी, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे देखो हम होम लोन लेते हैं तो हमारा होम हम एज ए सिक्योरिटी देते हैं, गॉट इट। हम कार खरीदते हैं तो हमारी कार एज ए सिक्योरिटी देते हैं। मतलब अगर हमने पे नहीं किया इंस्टॉलमेंट, 2-3 इंस्टॉलमेंट बैंक रुकती है। अगर फिर भी पे नहीं करते हो तो बैंक क्या करती है, हमारी कार या हमारा घर जब्त करती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। तो वैसे ही ये बैड लक कंपनी ने लोन लिया था 38,000 का। लेकिन जब कंपनी लिक्विडेट हो गई तो वो जो रॉ मटेरियल के बेस पे लिया था वो सिर्फ 30,000 ही मिला। बैंक को वसूल कितना हो गया, सिर्फ 30,000। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे सर्कल करके रखो। हमने लोन लिया था 38,000 और जब हम हमारी कंपनी वाइंडिंग अप कर रहे, लिक्विडेट कर रहे, तो बैंक ने पहला अपना क्या किया, बैंक ने पहले स्टॉक सोल्ड किया और उसमें से सिर्फ 30,000 मिले। तो बैंक को सिर्फ कितने मिले, 30,000। तो बचे हुए 8,000 क्या करने हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सामा करके रखो ताकि आपको याद रहे कि हमें यहाँ कुछ तो करना है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 80,000 को सोल्ड हुआ है। देखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, हालांकि उसकी वैल्यू बुक वैल्यू थी 1,50,000, बट जब हमने सोल्ड आउट किया तो हमें सिर्फ मिले 80,000। नेक्स्ट एंड अदर एसेट 20,000। देखो बुक वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में, 1,45,000, लेकिन हमें सिर्फ कितने मिले, 20,000। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू फिक्स रेम्युनरेशन 1000। ऑफ कोर्स लिक्विडेटर तो हमें अपॉइंट करना ही होता है कंपलसरी। और उस लिक्विडेटर ने क्या कहा कि भैया सैलरी वगैरह मेरी नहीं होगी, मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूँ, उस हिसाब से आप मुझे पे करना है। तो सबसे पहली बात तो 1,000 रुपीज तो मेरे पक्के रहेंगे, वो तो मुझे मिलने ही है, प्लस 3% ऑफ असेट रियलाइज बाय हिम। मतलब जितना भी उसने असेट रियलाइज किया है उसने उस पे 3%। तो देखो किस किस का, 80,000 ये उसने रियलाइज किया है और 20,000 ये उसने रियलाइज किया है। 30,000 ये जो रॉ मटेरियल है वो बैंक ने किया है, तो इस पे ये लिक्विडेटर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसने सोल्ड आउट किया है, बैंक ने। तो लिक्विडेटर ने क्या सेल किया है, फिनिश गुड 80,000 का और अदर 20,000, तो टोटल 1 लाख का। तो 1 लाख का 3% कितना आएगा, 3,000। तो वो हमें उसे पे करना है। ये समझ में आया। नेक्स्ट द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इज 11,000। ऑफ कोर्स खर्चा तो आता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की फीस होती है, सो वो सब कुल मिला के खर्चा आया 11,000। तो ये भी हमें पहले पे करना है। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंस शेयर एज रिगार्ड कैपिटल रीपेमेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल, मतलब हमने तभी उनको प्रॉमिस किया था कि अगर गलती से हमारी कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो हम आपको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंसेस शेयर्स आर प्रेफरेंस शेयर। तो ये सब पेमेंट होने के बाद, एक्सटर्नल लायबिलिटी पेमेंट होने के बाद हम पहले पेमेंट किसको करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को। अंडरस्टूड। तो उन्होंने कहा है शो द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
तो चलो ड्रॉ करते हैं, पहले सीखते हैं कि कैसे करना है। ठीक से फॉर्मेट देखो हमें रिसीट एंड पेमेंट लिखना है, 2 कॉलम बनाने हैं। रिसीट में हमें एस्टिमेटेड वैल्यू एंड वैल्यू रियलाइज लिखना है। पेमेंट साइड में हमको भी 2 कॉलम बनाने हैं, रुपीस। ठीक है, उसको स्टेटमेंट को नाम देना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप बैड लक लिमिटेड, और डेट भी लिखनी है 31 मार्च 2020। तो इस तरीके से अब ये स्टेटमेंट कौन बनाने वाला है? लिक्विडेटर। अब हमने ऑलरेडी प्रोसीजर सीखी इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि प्रोसीजर क्या होती है। तो पहली प्रोसीजर होती है कि पहले मार्केट में डिक्लेयर करो कि हमारी कंपनी लिक्विडेट हो रही है। सेकेंड, लिक्विडेटर अपॉइंट करो। फिर वो लिक्विडेटर का काम स्टार्ट होता है। पहला काम होता है लिक्विडेटर का सेल आउट द असेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये वाले साइड से, रिसीट साइड से। पहले देखना पड़ेगा ना कि पैसा भैया कितना आया है, तो ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें पेमेंट कितना करना है। ठीक है, तो रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बैलेंस शीट की हेल्प लगेगी और एडजस्टमेंट की हेल्प लगेगी। गॉट इट? तो देखो, अब पहले कैश, हमारे हाथ में कैश कितनी है पहले ये देखो। कैश इन हैंड 10,000। तो सबसे पहले हमें लिखना है टू कैश बैलेंस इन हैंड। एस्टिमेटेड वैल्यू एंड रियलाइज वैल्यू सेम ही होगी। कैश का कभी ऐसे सुना है क्या मार्केट वैल्यू उसकी इतनी है एंड कॉस्ट वैल्यू इतनी? नहीं, कैश कैश ही होती है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी वही होती है एंड रियलाइज वैल्यू भी वही होती है। एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब ये जो बैलेंस शीट में है ये वाली वैल्यू, बुक वैल्यू, इसको ही आप बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू। सो ये जो बैलेंस शीट में है वो हम इधर लिखेंगे और उसके ऑपोजिट साइड में हम लिखेंगे कि हमें पैसे कितने मिले उसके अगेंस्ट। गॉट इट? तो चलो कैश का बैलेंस तो हो गया। नाउ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस इज रियलाइज बाय द बैंक, और बैंक ने ये पैसा ले भी लिया है, वसूल भी कर लिया है। तो हमारे पास तो ये पैसा हाथ में है ही नहीं, तो हम रिसिप्ट में क्यों लिखेंगे? गॉट इट? क्योंकि ये अगेंस्ट, प्लीज अगेंस्ट किसका था? सिक्योर लोन। तो बैंक ने उसका पैसा वसूल किया, हालांकि 38,000 वसूल करना था बट सिर्फ 30,000 ही मिले। तो 30,000 ये हमें पैसे नहीं मिले, ये बैंक को मिले हैं, तो हम हमारे रिसिप्ट साइड में नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलो, उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। देखो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी थी? 1,50,000। देखो कैसे लिखना है हमें, फिनिश गुड 1,50,000, लेकिन मिला कितना मार्केट में? देखो सिर्फ 80,000। तो यहाँ पे 80,000 लिखो। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पैसे हमें मिलने वाले, ये तो सिर्फ किताबी है। ठीक है, ये सिर्फ किताब में है 1,50,000, बट मिले क्या हमें 1,50,000? नहीं, हमें तो सिर्फ हमारे हाथ में 80,000 है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब अदर असेट। देखो, अदर असेट की एस्टिमेटेड वैल्यू है 1,45,000, लेकिन हमें तो सिर्फ 20,000 मिले। गॉट इट? प्रॉफिट एंड लॉस इग्नोर। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कोई भी काम नहीं है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है। गॉट इट? तो ये हमारा डन। तो इस तरीके से असेट तो मिल गए हैं। नाउ वन मोर थिंग, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 7 पेड अप। तो इफ यू रिमेम्बर, कॉन्ट्रीब्यूटरीज मैंने सिखाया था, कॉन्ट्रीब्यूटर्स। दैट मीन्स अब लिक्विडेटर ने सेल तो कर दिया असेट, लेकिन उसे अचानक याद आया कि अरे कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 7 रुपए पे किए हैं, तो 10 रुपए शेयर, बट किए सिर्फ 7 रुपए, तो अभी भी 3 रुपए बाकी है। कितने नंबर ऑफ शेयर से? 20,000। तो उन्होंने फॉर्मल कॉल किया इन 20,000 शेयर्स को और कहा कि भैया आपने तो सिर्फ 7 पे किए हैं, अब कंपनी को 3 रुपए की जरूरत है, तो आप ये 3 रुपीज हमें पे करो ताकि हम हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर सके। तो देखो 20,000 इंटू 3 60,000। तो अब मुझे बताओ कुल मिला के कंपनी के पास कितने पैसे जमा हो गए? 10,000 तो ऑलरेडी कैश थी, देन 80,000 फिनिश गुड से मिले, देन अदर एसेट से 20,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने भी हमें 60,000 दिए, तो हमें कुल मिला के मिले 1,70,000। ठीक है, ये सब काम लिक्विडेटर ने किया है। समझ में आया? तो लिक्विडेटर के पास हाथ में अब पैसे कितने हैं? 1,70,000। अब सबसे मुश्किल काम है लिक्विडेटर को एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करना।
लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के लिए हमें ऑर्डर पता होनी चाहिए कि कैसे पे करना है। तो चलो फिर से क्वेश्चन आपके सामने है। नाउ अब आपको याद रहेगा पहले लेक्चर में मैंने कुछ ऑर्डर दी थी कि कैसे ऑर्डर से हमें पे करना होता है पेमेंट। ठीक है, चलो मैंने ये नोट देखो यहाँ पे फिर से मैंने नोट वो लाई है। ठीक है, कैसे कैसे पेमेंट करना है। लीगल चार्जेस पहले करने हैं, फिर लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन, फिर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एंड देन फॉलोइंग दिस। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अब ये लाइन तो ये साइड तो हमारी डन हो गई है, ये हमने ऑलरेडी रिसीट साइड में लिखा है। नाउ दिस साइड तो लीगल चार्जेस, देखो क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या कि लीगल चार्जेस पेड किया है, कहीं पे भी नहीं दिया है। ठीक है, हाँ ये एक्सपेंसेस दिए लिक्विडेशन के, तो वो तो 3 नंबर पे आएगा। ये इसका ही मतलब कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब ही एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, इसे ही हम कहेंगे एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, वो दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, ये देखो रेड कलर मैंने किया है 11,000, लेकिन उसका तो 3rd नंबर है तो वो बाद में पे करेंगे। लीगल चार्जेस नहीं दिया है तो लीगल चार्जेस नहीं। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर, तो दूसरा नंबर किसका है, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर। ऑफ कोर्स वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, तो करो चलो लिखो यहाँ पे लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन। अब कैसे दिया है उन्होंने रेम्यूनरेशन, ठीक से पढ़ो। लिक्विडेटर क्या बोला कि मुझे 1000 रुपीज तो फिक्स चाहिए ही, तो 1000 पे किया, फिक्स्ड 1000 प्लस उसने क्या कहा कि भैया मुझे 3% ऑफ असेट रियलाइज बाय हिम। तो उसने कितने असेट सेल किए हैं, एक तो ये 80,000 और ये 20,000, तो 1 लाख। तो 1 लाख का 3% 3000, तो टोटल रेम्यूनरेशन हमने लिक्विडेटर्स को कितना पे किया, 4000। अंडरस्टूड। चलो नाउ लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन ये हो गया, लीगल चार्जेस दिया ही नहीं, रेम्यूनरेशन हो गया। अब नेक्स्ट पेमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। तो देखो कहीं ना कहीं अब पेंसिल से आपके क्वेश्चन पेपर पे या रफ पेपर पे लिख कर रखो, आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन से सीक्वेंस से हमें जाना है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। दिया है कि कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, ऑफ कोर्स दिया है द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 11,000, तो ये भी हम पहले पे करेंगे। सो यहाँ पे लिखो पेमेंट साइड में ही लिखना है हमें, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 11,000। तो देखो धीरे धीरे अब पैसे कम हो रहे हैं हमारे। हमें रिसीट साइड में 1,70,000 मिले थे, उसमें से हमने रेम्यूनरेशन दे दिया 4,000, फिर 11,000 कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन दे दिया। अब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन भी हो गया, अब हम जाएंगे प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स। तो देखो प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स क्या दिया है, यहाँ पे लाइन भी दी है उन्होंने। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स 1,200, देखो दिया है ना। तो अब किसका नंबर है पेमेंट करने का, हमारे ऑर्डर के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स का, तो उन्हें भी पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स 1,200 डन। अब ये भी हो गया प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स। अब बचे हैं डिबेंचर होल्डर्स। तो देखो या अदर क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोई है क्या और कोई सिक्योर्ड। ये तो बैंक लोन तो ऑलरेडी पे हो चुका है, उन्होंने खुद ही ये रॉ मटेरियल बेच दिया और वसूल कर दिया, तो इस पे इग्नोर करो। ठीक है, और कुछ है क्या डिबेंचर होल्डर है क्या, ढूंढो क्वेश्चन में, कहीं पे भी डिबेंचर होल्डर दिया ही नहीं है, या कोई और सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड और कुछ क्रेडिटर्स नहीं दिया, तो चलो इसको भी फॉरगेट, इसको भी कुछ नहीं। इसके बाद क्या दिया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है क्या, यस दिख रहा है यहाँ पे हमको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, 1,01,800। ठीक है, तो अब ये 1,01,800 हम पे करेंगे। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 1,01,000 तो है, 800 ये तो पे करना ही है, बट बैंक ने 38,000 लोन दिया था, उसमें से सिर्फ 30,000 वसूल किए, तो 8,000 जो है अब वो ऑटोमेटिकली टर्न हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो हमें टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने करने हैं, 1,09,800। सो देखो समझ में आया ये कैसे किया, ये कैसे आया। ठीक है, अनसिक्योर्ड तो ऑलरेडी हमारे पास है 1,01,000 जो हमने ऑलरेडी लिखे हैं, लेकिन बैंक थोड़ी हमें छोड़ने वाली है, बैंक के सिर्फ 30,000 वसूल हो गए, 8,000 बाकी है, लेकिन 8,000 अब हम क्या किस में टर्न करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन में। ठीक है, तो अब हम उसका पेमेंट करेंगे
और इस तरीके से हमने 1,09,800 पेमेंट कर दिया है। डन। तो देखो ऑलमोस्ट हमने सब पेमेंट किया, बैंक का पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स का किया, अनसिक्योर्ड का किया। ठीक है, तो देखो हमने ये लाइन से किया है, अनसिक्योर्ड तक हम पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड लास्ट प्रेफरेंस शेयर। देखो है क्या प्रेफरेंस शेयर, है ना प्रेफरेंस शेयर, वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमें कब पेमेंट करेंगे, और नीचे हमें दिया भी है प्रेफरेंस शेयर्स आर कैपिटल रीपेमेंट, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस दो। तो ऑफ कोर्स अब हमें पे करना है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1,70,000 तो रिसीट था और उसमें से इतना सारा तो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भैया पैसे बचे कितने हैं, ताकि हम उन्हें क्या करें, पेमेंट कर सके प्रेफरेंस होल्डर को। तो देखो कितने पैसे बचे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट की टोटल ऑलरेडी हमने 1,70,000 यहाँ पे लिखी है, माइनस ये सब पेमेंट करो, ये सब की टोटल करो और माइनस करो 1,70,000 में से, इन सब की मतलब सिंपल डेबिट माइनस क्रेडिट। तो हमें बचते हैं सिर्फ 44,000 पैसे मिलते हैं। तो अब ये 44 पे किसकी नजर है, ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। तो हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अब पेमेंट हम कैसे करेंगे, यहाँ तो कितने देखो 15,000 नंबर ऑफ शेयर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो देने से 44,000। तो हर प्रेफरेंस शेयर को हम कितने रुपीस पे करेंगे, तो देखो 44,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो हम हर एक को सिर्फ 2.933 पर शेयर करने वाले हैं। गॉट इट। और पैसे हो गए खत्म हमारे। तो अगर पैसे ही नहीं है तो लास्ट जो हमारी है लिंक, ये प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर, उनको है क्या पैसे देने के लिए, तो हम उनको नारियल देंगे हाथ में और कहेंगे सॉरी अब हम पे नहीं कर सकते। डन। और इस तरीके से हमारी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट टैली होगी। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं इमीडिएटली सेकेंड थर्ड प्रॉब्लम लेकर आ रही हूँ। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।